बच्चों ये है हमारा लेक्चर 208 और हम कर रहे हैं हिस्ट्री में आपका नया चैप्टर 9 ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। सो ट्रेडर्स का मतलब क्या है? ट्रेडर्स का मतलब है कि खरीदने और बेचने वाले, ठीक है। सो खरीदने बेचने वाले व्यापारी। किंग्स तो राजा हुए। पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री होते हैं। पिलग्रिम्स का मतलब तीर्थयात्री, मतलब कि जो दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं रिलीजियस प्लेसेस पे जाने के लिए, धर्म स्थल पे जाने के लिए जो लोग ट्रैवल करते हैं उन्हें पिलग्रिम्स कहते हैं, ठीक है। तीर्थयात्री कहा जाता है उनको। सो यहाँ एक फोटो है, ये आपका हिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 91 चैप्टर 9। सो सबसे पहले फोटो दी गई है एक लड़की की, इसका नाम है जगिनी। सो जगिनी जो है उसके गांव में एक फेयर होने वाला है, एक मेला लगने वाला है, वो वहां जाने के लिए सोचती है। She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic buckets. उसे वहां मेले में क्या अच्छा लगता है? उसे अच्छा लगता है वहां पॉट्स देखना, मटके देखना, उन्हें देखना, उन्हें टच करना। वहाँ पे पैन्स पड़े होते हैं। पैन्स मतलब PANS, पैन्स किचन में बर्तन यूज होते हैं। पैन्स वो किसके बने होते हैं? शाइनी स्टील के बने होते हैं। फिर ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स, चमकदार प्लास्टिक बकेट्स दिखती हैं। क्लॉथ दिखते हैं जिनमें फूलों वाली डिजाइन्स होती हैं, फ्लोरल डिजाइन्स होती हैं। और क्लॉक वर्क टॉयज होते हैं और टॉयज भी होते हैं। ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द सिटी। ये सब कहाँ से आता है? सिटी से आता है, ठीक है। सो उसके गांव में जब मेला लगता है सो वहां जाना जगनी को अच्छा लगता है और वहां पे चीजें देखती है, टच करती है, अलग अलग चीजें, और वो आती हैं सिटी में से। द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स केम इन बसेस एंड ट्रक्स एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे। सो वो मेले में जो लोग ऐसे अपनी दुकान या ठेला लगाते हैं, वो जो चीज़ें वेयर्स, WARES मतलब वेयर्स, अपनी चीज़ें लगाते हैं, वो बसों में आते हैं, ट्रकों में आते हैं, और जब दिन पूरा होता है तो ये लोग चले भी जाते हैं। Why were they always on the move? She wondered. जगिनी सोचती है कि मेला खत्म होता है तो इनको जाने का क्यों इतना होता है, क्यों भागते रहते हैं ये लोग। हर मदर एक्सप्लेन दैट दे वर ट्रेडर्स। उसकी मम्मी उसको समझाती है कि ये लोग तो ट्रेडर्स हैं। पीपल हु बॉट थिंग्स वेयर दे वर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर। सो ट्रेडर्स कौन होते हैं? इसकी मम्मी कहती है ट्रेडर्स हैं, ये व्यापारी हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये पहले जाके खरीद के आते हैं, जहाँ चीज़ बनती है वहां से खरीद के आते हैं और फिर जाके दूसरी जगहों पे बेचते हैं। तो ये ट्रेडर्स हैं, इसलिए ये लोग एक जगह नहीं टिकते। सो ट्रेडर की डेफिनेशन क्या हुई? ट्रेडर्स पीपल हु बॉट थिंग्स विच दे वेयर दे वर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर, ठीक है। सो उन्हें ट्रेडर्स कहा जाता है। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में जानना हो तो क्या करना पड़ता है? सो हाउ टू फाइंड आउट। ट्रेड क्या है? ट्रेड मतलब खरीदने बेचना, और ट्रेडर्स मतलब खरीदने बेचने वाले। सो यू रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 8 में। ये एक शाइनी व्हील जैसा होता है। सो दिस फाइन पोट्री मतलब ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये जो पोट्री है, इस तकनीक से जो चीज़ें बनती हैं, स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स, वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। सो ये जो बहुत फाइन पॉटरी है, मतलब ये जो बहुत ही फाइन ये जो बर्तन है इससे बनते हैं, स्पेशली बाउल्स, प्लेट्स, ये अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स मतलब अलग अलग जो खुदाइयाँ की गई थी तो उनमें से निकले थे। थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट अगेन मतलब इंडिया, ठीक है। सो ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इस टेक्निक से बनाई हुई पोट्री निकली थी, चीज़ें निकली थी, बाउल्स, प्लेट्स। अच्छा, ये क्या होता है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्या होता है? सो ये चीज़ें होती हैं जो किससे बनाई जाती हैं? ये चीज़ें बनाई जाती हैं व्हील शेप स्ट्रक्चर से बनाई जाती हैं।
और थोड़ा सा शाइनी होता है इसका सरफेस। हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेसेस? अब आपको क्या ये मतलब जैसे ये खुदाई में से ये सब सामान निकला तो कैसे वो सामान वहां कैसे पहुंचा होगा? ट्रेडर्स में हैव कैरिड देम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। सो जो ट्रेडर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे चीज़ें बनती वहां से खरीद के कहीं और जाके बेचते हैं। सो इस तरह से मतलब कुछ फिक्स नहीं है कि ये कहाँ से आया होगा। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रेशियस स्टोन्स। सो साउथ इंडिया, जब पिछले ज़माने में साउथ इंडिया था वो बहुत फेमस था गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए, पेपर के लिए और प्रेशियस स्टोन्स के लिए। सो साउथ इंडिया किन चीज़ों के लिए फेमस था? गोल्ड, स्पाइसेस, पेपर। अच्छा, पेपर का मतलब पेपर या पेपर मतलब मिर्ची, ठीक है, एंड प्रेशियस स्टोन, कीमती पत्थरों के लिए। उस टाइम सोना, मसालों में भी स्पेशली मिर्ची और प्रेशियस स्टोन्स। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। ये जो पेपर था मतलब जो व्यापारी ट्रेडर्स आते थे साउथ इंडिया से, ये पेपर खरीद के रोम में जाके बेचते थे और रोम में इतना ज़्यादा पेपर फेमस था, मतलब काली मरी या काली मिर्ची इतनी फेमस थी कि उसे ब्लैक गोल्ड वहाँ कहते थे, मतलब इतनी लोगों को वहाँ पसंद थी, ठीक है। सो ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता था? पेपर को, ब्लैक पेपर को। सो पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर। मसालों में सबसे ज़्यादा काली मिर्ची पसंद थी रोम में। सो उन्हें इतनी पसंद थी कि वो उसे ब्लैक गोल्ड कहते थे। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दिस गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कारवान्स। सो ये अपने कारवां में आते थे, अपने बोट्स वगैरह में, इन सब में आते थे और महीनों महीनों ट्रैवल करके रोम से इंडिया आते थे और इंडिया से ये चीज़ें खरीद के जाते थे, गोल्ड, स्पाइसेस, पेपर और प्रेशियस स्टोन्स। सो ये सब खरीद के जाके रोम में बेचते थे। तो वो क्या थे? वो ट्रेडर्स थे। There must have been quite a lot of trade as many Roman gold coins have been found in South India. शोध की गई तो पता लगा कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई होगी उस समय, क्योंकि जब खुदाई की गई तो बहुत सारी रोमन गोल्ड कॉइन्स मिली साउथ इंडिया में, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई होगी, बहुत ज़्यादा रोम वाले आए होंगे यहाँ ट्रेडिंग करने। अब पेज नंबर 92 पे देखते हैं। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स, सम ऑफ दिस फॉलोड द कोस्ट। सो ये ट्रेडर्स थे, ट्रेडिंग करते थे, तो ट्रेडिंग करते करते वो अलग अलग सी रूट्स ढूंढते थे, मतलब अलग अलग रास्ते ढूंढते थे नदियों के द्वारा, सी के द्वारा अपनी जगह पे पहुंचने के लिए, जिस जगह से जाके उनको ट्रेडिंग करनी है, खरीदना है, बेचना है। सो सम ऑफ दिस फॉलोड द कोस्ट। सो ज़्यादातर वो कोस्ट, मतलब कोस्ट क्या है? जो नदी तट, नदी का तट, नदी का किनारा। सो इसी तरह से किनारों की भी खोज की गई। There were others across the Arabian Sea and Bay of Bengal where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the seas more quickly. सो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के आजू बाजू भी बहुत लोग ट्रैवल करते थे, क्योंकि वहाँ पे जो हवा कौन सी चलती थी? मॉनसून विंड्स चलती थी, और मॉनसून विंड्स की वजह से उनकी जो बोट थी उनको एक एडेड एडवांटेज मिलता था, आराम से वो और आगे की तरफ तैर जाती थी, ठीक है। सो देयर वर अदर्स अक्रॉस अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। सो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को एक्सप्लोर करने वाले भी बहुत ट्रेडर्स थे, और उन रास्तों से जो है सेलर्स जो सेल करते थे, जो नाविक थे, उन्हें एडवांटेज किस चीज़ का मिलता था? मॉनसून विंड्स का। मॉनसून विंड्स की मदद से जो सी है आराम से क्रॉस हो जाती थी। सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, they choose to sail with the southwest monsoon and sturdy ships had to be built for these long journeys. So अगर वो चाहते थे, if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa और अरेबिया, तो अगर उनको वेस्टर्न कोस्ट पहुंचना हो, अगर सब कॉन्टिनेंट इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पहुंचना हो, वेस्टर्न किनारा पहुंचना हो नदी का, फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका से वेस्टर्न कोस्ट पहुंचना हो इंडिया के, they choose to sail with the southwest monsoon wind, ठीक है।
अगर उन्हें वेस्टर्न कोस्ट पहुंचना है तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का मतलब वो वैसे सेल करते थे. इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून. And sturdy ships had to be built for these long journeys. Sturdy ships. Sturdy का मतलब strong ships. तो बहुत ही मजबूत ships बनाई जाती थी ताकि ये लॉन्ग जर्नीज कवर की जाए. ठीक है. अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ ट्रैवल करने वाले थे जो सेलर्स, वो मॉनसून विंड्स का फायदा उठाते थे इन सीज को क्रॉस करने के लिए. अगर उन्हें वेस्टर्न कोस्ट पहुंचना होता था ईस्ट अफ्रीका से, वो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के भरोसे ट्रैवल करते थे. और जो स्टर्डी शिप्स होती थी और ये जो स्ट्रॉन्ग शिप्स होती थी, बहुत ही मजबूत शिप्स बनाई जाती थी इन जर्नीज के लिए. न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट. कोस्ट मतलब जो नदी किनारे हैं वहां पे अब नए नए राज्य भी बसने लगे. द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज. अगर आप साउदर्न पार्ट देखो, मतलब आधा साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अगर आप सब कॉन्टिनेंट हमारे इंडिया का साउदर्न पार्ट देखो तो वहां पे आपको एक लंबी कोस्ट लाइन दिखेगी, मतलब एक लंबा तटीय किनारा दिखेगा, मतलब नदी के किनारा दिखेगा. और वहाँ हिल्स दिखेंगे, प्लेट्यूज दिखेंगे और रिवर वैलीज मतलब घाटियां दिखेंगी, सुंदर सुंदर घाटियां. अमंग्स द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल. इन सब घाटियों में, इन सारी नदी की घाटियों में सबसे जो ज्यादा उपजाऊ है, फर्टाइल है, वो है कावेरी. कावेरी कहाँ आई? कावेरी आई है हमारी साउथर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में. कावेरी नदी सबसे ज्यादा फर्टाइल है. फर्टाइल मतलब उपजाऊ. ठीक है, सबसे ज्यादा उसी में ही जो फसल उगती है. चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल. जो भी लोग इन रिवर वैलीज को कंट्रोल करते थे, इन तटों को, किनारों को कंट्रोल करना मतलब भाई जैसे कोई सेलर उतरा तो उसको, क्योंकि वो उतरा तो उसको राजा को या चीफ को टैक्स देना पड़ता था. तो कितने सारे सेलर्स आते थे, कौन कितनी सारी चीजें ले जाते थे, तो सब टैक्स देके जाते थे. तो क्या हो गया, चीफ और जो किंग्स थे वो अमीर हो गए. ठीक है. चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल्ड द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल. ऐसे वो ज्यादा से ज्यादा रिच हो गए, ज्यादा से ज्यादा पावरफुल, क्योंकि अलग अलग देशों के ट्रेडर्स आते थे यहाँ ट्रेडिंग करने. उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता था. और आपने देखा यहाँ से साउथ से चीजें भी कितनी ज्यादा जाती थी. क्या क्या जाती थी, कौन कौन सी चीजें जाती थी? हमने देखा था स्पाइसेस फेमस हैं, गोल्ड फेमस है, प्रेशियस स्टोन्स, पेपर्स, ये सारी चीजें. तो ऑब्वियसली इनको अच्छा खासा बहुत ज्यादा इन्हें टैक्स वगैरह मिलता था. संगम पोएम्स मेंशन द मोवंडर. मोवंडर क्या है? संगम पोएम्स जो लिखी गई हैं, संगम पोएम में एक वर्ड आया है मोवंडर. मोवंडर का मतलब क्या है? दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग 3 चीफ्स. मोवंडर का मतलब 3 चीफ्स. मोवंडर का मतलब तमिल वर्ड फॉर 3 chiefs used for heads of 3 ruling families. ये किसके लिए यूज हुआ है? 3 रूलिंग फैमिलीज के हेड को मोवंडर कहते हैं. कौन कौन थी वो रूलिंग फैमिलीज? मतलब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिलीज, चोलास, चेरास, पंड्यास. ठीक है, चोलास, चेरास और पंड्यास के हेड के लिए मोवंडर वर्ड यूज किया गया है. who became powerful in South India around 2300 years ago. ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए साउथ इंडिया में अब ऑलमोस्ट अराउंड 2300 years ago. ठीक है, चोलास, चेरास, पंड्यास who became powerful in South India around 2300 years ago. Each of the 3 chiefs had 2 centers of power. चोलास, चेरास और पंड्यास पावरफुल हो गए साउथ इंडिया में कुछ 2300 साल पहले,
सो ये तीनों चीफ थे, चोला, चेरा और पंड्या. सो ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर. सो हर चीफ के पास 2 सेंटर होते थे पावर के. 1 इनलैंड एंड 1 ऑन द कोस्ट. एक तो इनलैंड पावर होता था और एक कोस्ट पे होता था. सो इनलैंड क्या होता है? इनलैंड का मतलब अंदर की तरफ, ठीक है. सो एक कोस्ट मतलब इनके 2 सेंटर्स होते थे. दो चीजें इनके हाथ में होती थी. एक जो कोस्ट होता था, जो नदी का तट, नदी का किनारा, और दूसरा एक अंदर का शहर. सो ऑफ दीज 6 सिटीज 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन 6 सिटीज में से 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, पुहर और कावेरी पट्टिनम. The port of the Cholas and Madurai, the capital of the Pandyas. So 3 चीफ्स के पास 2 सेंटर्स थे. तीनों चीफ के पास 2 सेंटर थे, मतलब टोटल 6 थे. तो इन 6 में से 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. सो ऑफ दिस 6 सिटीज 6 में से 2 सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनका नाम है पुहार PUHAR जगह का नाम है, और कावेरी पट्टिनम, पुहार और कावेरी पट्टिनम. द पोर्ट ऑफ द चोलास एंड मदुराई द कैपिटल ऑफ पंड्यास. तो क्या था ये कावेरी पट्टिनम जो है चोलास और मदुराई का पोर्ट था. पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह. वो ये ऐसी जगह होती है जहां लोग आते हैं और जहां से लोग जाते हैं. जैसे कि एयरपोर्ट नहीं बोलते हो तो वैसे सी पोर्ट होता है. सो यहाँ लोग उतरते हैं और यहाँ से फिर लोगों को जाना होता है. एक लैंडिंग प्लेस होता है, ठीक है. सो इसलिए अब जो पुहार और कावेरी पट्टनम था, द पोर्ट ऑफ द चोलास था, एंड मदुराई. चोलास और मदुराई के लिए ये चोलास और मदुराई पीपल के लिए ये पोर्ट था, मतलब आने जाने का एक रास्ता था. और कैपिटल ऑफ पंड्यास था. और पुहार या कावेरी पट्टनम इनका कैपिटल था. द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल. सो मैंने आपको कहा था टैक्स कलेक्ट करते हैं, पर यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे. इसकी जगह ये क्या करते थे, ये इनको बोलते थे गिफ्ट्स दो, रिसीव्ड गिफ्ट्स. द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल. सो चीफ जो होते थे, जो मेन पर्सन, किंग वगैरह होते थे, वो इन लोगों से टैक्स नहीं मांग के इन लोगों से गिफ्ट मांगते थे, ठीक है. दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशंस एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज. तो ये लोग कहाँ जाते थे, मिलिट्री एक्सपीडिशंस पे भी जाते थे और ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे नेबरिंग एरियाज से. मिलिट्री एक्सपीडिशंस और ट्रिब्यूट का मतलब, मिलिट्री एक्सपीडिशंस का मतलब जो मिलिट्री होती थी, एक्सपीडिशंस का मतलब वो विजिट करते थे, मतलब वो लोग कहते हैं ना सैन्य अभियान जाता था उनका. सैन्य मतलब जो सेना थी, सेना वो ग्रुप में जाती थी दूसरे शहरों में या दूसरी कंट्री, दूसरे बाजू के इलाकों में जाती थी, सेना लेके जाते थे, एक पर्पस से जाते थे. मतलब एक्सपीडिशंस मतलब किसी पर्पस के लिए ट्रैवल करना. सो एक पर्पस के हिसाब से पूरी मिलिट्री ले जाते थे. वहां जाके क्या करते थे, नेबरिंग एरियाज से ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे. ट्रिब्यूट मतलब भाई एक देश के राजा से दूसरा देश का राजा ट्रिब्यूट कलेक्ट करता है, एक टैक्स का फॉर्म ही समझ लो. दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग्स देयर सपोर्टर्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स. सो ये जो चीफ्स होते थे, ये चीफ जो दूसरे बाजू वाले नेबरिंग एरियाज में जाके जो ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे, जो पैसा कलेक्ट करते थे, सो वो जो कलेक्ट करते थे वो अपने सपोर्टर्स में बांटते थे जो उनके साथ गए होते थे, और उनकी फैमिलीज को देते थे, सोल्जर्स को, पोएट्स को, और थोड़ा खुद के पास भी रखते थे. So many poets whose composition are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephants, chariots and fine cloth. So फिर ये जो पोएट्स हैं, आप जो काफ़ी पोएट्स का है, जो कंपोजिशंस हैं पोएट्स की, जो आप पोएम्स वगैरह देखते हो संगम कलेक्शन में, सो इन लोगों ने ये जो पोएम लिखी होती है, इन पोएट्स ने
संगम में जो भी पोएम्स लिखी होती है उसमें चीफ्स की तारीफें की होती हैं, क्योंकि आपने पढ़ा कि चीफ क्या करते थे, ट्रिब्यूट बांटते थे, थोड़ा बांटते भी थे। सो ये जो पोएट्स हैं, पोएट्स ने संगम जो लिटरेचर है उसमें तारीफें लिखी हैं चीफ की पोएम्स में। क्यों? क्योंकि ये चीफ जो होते थे इन्हें गिफ्ट देते थे, मतलब जब ये अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ते थे तो इन्हें रिवॉर्ड देते थे, प्रेशियस स्टोन्स, इन्हें कीमती पत्थर, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स और फाइन क्लॉथ। सो ये सब इनको इनाम के रूप में मिलता था। अराउंड 200 years later, a dynasty known as the Satavahans became powerful in Western India. तकरीबन 200 साल बाद में, मतलब ये सब 2300 साल पहले की बात है, 2300 साल पहले चोलास, चेरास और पंड्यास का राज था, ठीक है, साउथ इंडिया में। फिर कुछ आगे 200 साल आगे और बढ़े, सो एक डायनेस्टी आई, एक दूसरा शासन आया नोन एज सातवहंस। सातवहंस आया, बिकेम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। सो ये जो नए आए डायनेस्टी नहीं आई, सातवहंस, ये वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द सातवहंस वॉज गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर जो सातवहंस का था कौन था? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द सातवहंस वॉज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी इनका फेमस रूलर था। We know about him from an inscription composed on behalf of his mother. So हम उनके बारे में कैसे जानते हैं? हम उनके बारे में जानते हैं उनकी मदर ने उनके बारे में एक इंस्क्रिप्शन करवाई थी। इंस्क्रिप्शन मतलब कोई बड़े स्टैच्यूज या स्कल्पचर्स पे ऐसी डिजाइन्स या पैटर्न्स बनवाना और लिखवाना उस पे, सो उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। गौतमी बालाश्री, उनकी मदर का नाम था गौतमी बालाश्री। तो गौतमी बालाश्री ने अपने बेटे के अच्छे अच्छे कामों को लिखवाया है, इंस्क्राइब कराया है। सो गौतमी बालाश्री। गौतमी बालाश्री ने जो है श्री सतकर्णी, ठीक है, इसका नाम देखो, गौतमी पुत्र है मतलब गौतमी का बेटा, ठीक है। सो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। सो श्री सतकर्णी ये जो राजा था, बहुत पावरफुल राजा था सातवाहंस का वेस्टर्न इंडिया में। सो उनकी मदर गौतमी बालाश्री ने उनके सारे काम इंस्क्राइब करवाए हैं। ही एंड अदर सातवाहंस रूलर्स वर नोन एज द लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ। दक्षिणापथ, सो वो मतलब ये जो श्री सतकर्णी थे और बाकी के जो रूलर्स थे सातवाहंस के, he and other Satvahans rulers were known as the lords of the दक्षिण पथ। सो उन्हें मतलब श्री सतकर्णी को और बाकी सातवाहन रूलर्स को लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ कहा गया है। सो इसका मतलब है रूट लीडिंग टू द साउथ, मतलब वो रूट जो साउथ की तरफ ले जाए। which was also used as a name for the entire southern region. So दक्षिण पथ मतलब पूरे साउथ रीजन को कहा गया है। He sent his army to the eastern, western and southern coast. So ये क्या करते थे, ये जो सतवाहंस के राजा होते थे श्री सतकर्णी और उनके बाकी जो राजा होते थे, वो इन सब रीजन्स में अपनी आर्मीज भेज दिया करते थे, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न कोस्ट में, ठीक है। सो इन्हें दक्षिण पथ क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये साउथ की तरफ एक मतलब ही एंड अदर वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण, लिटरली द रूट लीडिंग टू साउथ, मतलब साउथ पहुंचने का एक रास्ता, जरिया थे। अभी हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट, ठीक है। सिल्क रूट, भाई सिल्क का रास्ता कैसे डेवलप हुआ। सिल्क आपको पता है क्या होता है, सिल्क के कपड़े, सिल्क की साड़ियाँ आपकी मदर पहनती होंगी, लड़कियों के पास सिल्क की फ्रॉक्स होंगी। सो सिल्क एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल गारमेंट है, बहुत ही महंगा गारमेंट आता है अगर आप प्योर सिल्क लेते हो तो।
So the rich glossy colors of silk as well as its smooth texture make it highly valued fabric in most societies. आज भी काफ़ी समाजों में जो सिल्क है, सिल्क के कपड़े हैं, आज भी उसका बहुत ज़्यादा मान है। जो सिल्क के जो एकदम रिच, एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर्स हैं, ग्लॉसी कलर्स हैं, और इसका जो स्मूथ टेक्सचर, एकदम जो डिज़ाइंस हैं, एकदम स्मूथ डिज़ाइंस हैं, उसको एक बहुत ही हाईली वैल्यूड फैब्रिक, मतलब सब धागों में, सब कपड़ों में सिल्क का नंबर 1 आता है आज भी बहुत सारी सोसाइटीज़ में। मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जो सिल्क बनाने का काम है, सिल्क कपड़ा बनाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है। सो मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। कैसे करते हैं? रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कुकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म। क्या होता है रॉ सिल्क? मतलब जो सिल्क के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो कहाँ से मिलता है? वो हमें सिल्क वॉर्म के कुकून से मिलता है। कुकून मतलब उनके अंडों से, ठीक है। सिल्क वॉर्म के अंडों से हमें वो सिल्क मिलता है, सिल्क का रॉ मटेरियल मिलता है। फिर वो जो कुकून मिलता है, थ्रेड मिलती है, उसे हमें स्पन करना, अच्छा वो जो हमें कुकून मिलता है उसको स्पन करके हमें थ्रेड बनाना होता है, और फिर हमें उससे उसको वीव करके कपड़ा बनाना होता है, ठीक है। सो सिल्क कैसे बनता है, ये साइंस के एनसीईआरटी में भी आप पढ़ के आए हो कैसे बनता है। जो सिल्क बनाने का मटेरियल है वो कैसे है। सो रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, रॉ सिल्क कहाँ से निकालना पड़ता है, कहाँ से? फ्रॉम द कुकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स। आपको सिल्क वॉर्म के कुकून से रॉ सिल्क निकालना पड़ता है। फिर इसको थ्रेड में स्पन करना पड़ता है, स्पन इनटू थ्रेड एंड देन वूवन इनटू क्लॉथ, और फिर उससे क्लॉथ बनाना पड़ता है। सो टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो। सो तकरीबन 7000 साल पहले सिल्क बनाने की टेक्निक चाइना में इन्वेंट की गई थी, ठीक है। 7000 ईयर्स, ये आपने साइंस में भी पढ़ा था, साइंस में ये सब आ चुका है। सो ये चाइना वालों ने 7000 साल पहले ही सिल्क बनाने का मेथड निकाल लिया था। While the methods remained a closely guarded secret for thousands of years, some people from China who went to distant lands on foot, horseback, or on camels carried silk with them. The paths they followed came to be known as silk route. चाइना वालों ने इतना अच्छा महंगा कपड़ा ढूंढ निकाला था, तो चाइना वालों ने ये कपड़ा जो है ये अपने ही कंट्री में छिपा के रखा, मतलब दूसरे देश के लोगों को ये नहीं दिखाया, वो इसको सीक्रेट रखना चाहते थे। तो हजारों साल तक चाइनीज ने सिल्क कपड़े के बारे में पूरी दुनिया में नहीं बताया। पर तो भी कुछ चाइना के लोग थे, सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड, जो दूर दराज के इलाकों में जाते थे। कोई पैदल जाते थे, कोई हॉर्स पे बैठ के जाते थे, कोई कैमल पे बैठ के जाते थे। वो अपने साथ सिल्क लेके जाते थे इन रूट्स से, ऑब्वियसली बेचने के लिए ले जाते होंगे, सो वो सिल्क ले जाते थे। और जिन रस्तों से ये सिल्क ले जाते थे बेचने के लिए, चाहे वो चल रहे हैं, फुट मतलब चल रहे हैं, हॉर्स पे बैठ के, कैमल पे बैठ के जा रहे हैं, जिन रस्तों पे बैठ के जाते हैं, सो उन रस्तों को सिल्क रूट कहा जाता है, ठीक है। द पाथ्स दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट। समटाइम्स चाइनीज रूलर्स सेंट गिफ्ट ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया, एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज स्प्रेड फर्दर वेस्ट। और दूसरा एक तरीका है, मतलब सिल्क कैसे, दुनिया को पता कैसे लगा सिल्क के बारे में। सो समटाइम्स चाइनीज रूलर्स सेंड गिफ्ट ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया। कई बारी जो चाइनीज रूलर्स हैं, चाइनीज शासक हैं, वो सिल्क का जो गिफ्ट है, सिल्क एज अ गिफ्ट भेजते थे, किसको? ईरान के और वेस्ट एशिया के रूलर्स को एज अ गिफ्ट भेजते थे। एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट, और वे उसी से ही जो सिल्क की नॉलेज है लोगों को आगे पता लगा, सिल्क के बारे में पूरे वेस्टर्न रीजन में धीरे धीरे पता लगता गया, ठीक है। फिर से जो चाइनीज रूलर्स हैं वो सिल्क का गिफ्ट भेजते थे ईरान और वेस्ट एशिया में, और वहाँ से ही जो सिल्क का नॉलेज है वो पूरा फैला। About 2000 years ago, wearing silk became the fashion amongst rulers and rich people in Rome.
रोम में तो ये एक फैशन ही बन गया, अगर अमीर लोग हैं तो वो सिल्क ही पहनेंगे, ठीक है, अमीरों की पसंद हो गया सिल्क, भाई सिल्क का कपड़ा अमीर ही अफोर्ड कर सकता है। सो अबाउट 2000 ईयर्स अगो वियरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमंग्स रूलर्स, रूलर्स सिल्क ही पहनते थे, सिल्क के कपड़े, और जो रिच लोग थे रोम के वो भी सिल्क ही पहनते थे। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना अलॉन्ग डेंजरस रोड्स थ्रू माउंटेन एंड डेजर्ट्स। सो सिल्क बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता था, मतलब राजा महाराजा पहनने तो लगे, रोम के लोग भी पहनने लगे, पर बनता अभी भी चाइना में ही था। सो इतना एक्सपेंसिव, बहुत महंगा क्यों पड़ जाता था, क्योंकि जिन रास्तों से ये लाया जाता था, मतलब चाइना से जिन रास्तों से लाया जाता था वो रोड बहुत डेंजरस होते थे, और माउंटेन्स डेजर्ट्स इन सब से गुजर के इसे लाया जाता था। पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। इसके अलावा चप्पे चप्पे पे इनको जो है पेमेंट देनी पड़ती थी अलग अलग लोगों को। समझो बीच में कोई मिल गया, कोई टैक्स लेने वाला, टैक्स कलेक्टर, कि भाई दे, यहाँ थोड़ा दे के जा पैसा, यहाँ थोड़ा, ऐसे करके। जैसे आप अभी जाते हो कहीं तो टोल नाके नहीं आते हैं, इतने सारे टोल नाके आते हैं, आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, सो वैसे ही कुछ इनको बीच में टोल्स, ऐसा समझ लो, बीच में टैक्स लेने वाले बहुत खड़े होते थे। सो इनको क्या हो जाता था, सिल्क बहुत महंगी पड़ जाती थी, चाइना से अपने देश सिल्क ले जाना इनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। लुक एट मैप 6 पेज 76-77 विच शोज द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेस। सिल्क रूट मतलब जिन रास्तों से सिल्क ले जाया जाता था। सो 76-77 पेज पे दिखाया गया सिल्क रूट एंड उसकी ब्रांचेस। ये 76-77 आपका पिछले चैप्टर में है, ठीक है, पिछले से पिछले चैप्टर में है, 76 से 77 पेज। ये है 76-77 पेज। इसमें आपको सारे सिल्क रूट्स दिखाए गए हैं। भाई सी रूट्स कौन से हैं, इसमें से कौन से चाइनीज रूलर्स के कंट्रोल में थे, कौन से रोमन के कंट्रोल में थे, ईरान के कंट्रोल में थे। सो ये अशोका वाले चैप्टर में ये पूरा मैप बना हुआ है 76-77 पेज पे, ठीक है। ये पूरा सिल्क रूट दिखा रहा है और ये पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो इस कलर का है वो चाइनीज रूलर का है, ये कलर कुशानास का है, ये कलर है इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं, रेड कलर ईरान का है और ये कलर है रोमन का, ठीक है। सो ये सिल्क रूट्स दिखाए गए हैं। अच्छा, वापस हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे। सो इसमें सिल्क रूट और उसकी ब्रांचेस दिखाई गई हैं ऑफ द रूट, ठीक है। सो दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। अब क्या हुआ, ये जो सिल्क रूट होते थे, काफी राजाओं ने अब इनमें अपनी दखल अंदाजी भी चालू कर दी। राजाओं ने भी अपनी दखल अंदाजी क्यों चालू की, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ से मिलने वाले टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स और गिफ्ट्स से ये लोग भी फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। Some kings tried to control large portions of the root. Some kings tried to control large portions of the root. This was because they could benefit from taxes, tributes and gifts that were brought by traders traveling along the route. So ये इसलिए था क्योंकि उन्हें लगता था कि इनको टैक्स से फ़ायदे मिलेंगे, ट्रिब्यूट्स, गिफ्ट से फ़ायदे मिलेंगे जो ट्रेडर्स लाते थे इन रूट से होते होते। In return, they often protected the traders who passed through their kingdom from attack by robbers. So इनको टैक्स मिलता था राजाओं को, राजा अब मतलब दखल अंदाजी देने लगे थे सिल्क रूट पे ताकि उनको फायदा मिल सके। टैक्स, ट्रिब्यूट मतलब वही एक राज्य से दूसरे राज्य में आने का टैक्स। गिफ्ट देते थे ट्रेडर्स इनको। सो बदले में ये क्या देते थे इनको, प्रोटेक्शन। ये राजा क्या देते थे, प्रोटेक्शन देते थे इन ट्रेडर्स को ताकि वहां के चोर लुटेरों से वो उनको प्रोटेक्शन दे सके, क्योंकि वो इतना सारा सिल्क लाते थे, सिल्क महंगा होता था, वो लूट सकते हैं, या फिर ले जाते थे पैसा, वो मतलब वो भी लूट सकते थे। सो इसलिए इनको प्रोटेक्शन दी जाती थी रोबर्स से, मतलब जो राजा वगैरह थे इन जो ट्रेडर्स हैं इनको प्रोटेक्शन देते थे। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशानास। सबसे ज़्यादा सिल्क रूट को जिसने कंट्रोल किया, मतलब सिल्क से आने जाने वाले रास्ते वाले ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया, वो कौन सा रूलर था,
कुशानास थे। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशानास who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago। इनका रूल था कौन कौन से एरियाज में था? सेंट्रल एशिया में था, मतलब मध्य एशिया में, एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सो नॉर्थ वेस्ट मतलब थोड़ा सा ऊपरी भाग में उनका था जो शासन था कुछ 2000 साल पहले। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। सो सबसे जो इनके दो सेंटर्स थे मेन जहाँ इनका रूल था, पेशावर और मथुरा था। ठीक है, पेशावर अभी पाकिस्तान में, मथुरा इज इन इंडिया। सो ये दो इनके मेन सेंटर थे कि इनके कुशानास के। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। सो इनके किंगडम में, ये कुशानास के किंगडम में तक्षशिला को भी इंक्लूड किया गया। During their rule, a branch of Silk Route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of river Indus। So जब ये कुशानास का रूल चल रहा था, ड्यूरिंग their रूल, इनके रूल्स के टाइम, अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट, जो इनके सिल्क रूट की एक ब्रांच थी, मतलब एक रास्ता था, उसको क्या किया गया, उसको एक्सटेंड किया सेंट्रल एशिया, फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस, फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड्स टू द रोमन अम्पायर। तो इन्होंने क्या किया, एक रास्ता एक्सटेंड किया, मतलब इन्होंने खुद से ऐसा किया, इन्होंने एक रास्ता एक्सटेंड किया रिवर इंडस तक, उस रास्ते को उन्होंने निर्माण कराया, और वो रिवर इंडस तक वो फिर सिल्क है वहाँ से शिप होके रोमन अम्पायर को जाता था। मतलब ये लोग इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग कराते थे सिल्क की, तो इतना ज़्यादा टैक्स भी लेते थे। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, एक रूट को एक्सटेंड करा के रोमन अम्पायर तक कर दिया डाइवर्ट। सो द कुशानास वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सम कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। सो ये लोग सोने की अशरफियाँ चलाते थे। द कुशानास वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द टू इशू गोल्ड कॉइन्स। इन्होंने मतलब गोल्ड कॉइन्स, सोने की सिक्के, सोने की अशरफियाँ निकाली थी ट्रेडिंग के लिए। दे वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलॉन्ग द सिल्क रूट। सो ये सोने की सिक्के या सोने की अशरफियाँ सिल्क रूट में ये ट्रेडर्स यूज़ करते थे। ठीक है, सो इस तरह से सिल्क रूट बहुत ज़्यादा फेमस था। सिल्क रूट कैसे फेमस था? सो सिल्क रूट फेमस था, हम एक बारी पूरा देख लेते हैं आज हमने कितना पढ़ा। आज हम यहीं पेज नंबर 95 पे यहीं एंड करते हैं। सो आपको यहाँ तक की सारी पॉइंट्स लिखनी है। सो एक बारी हम डिस्कस कर लेते हैं आज हमने चैप्टर पढ़ा क्या। सो देखो चैप्टर हमने चालू किया पेज नंबर 91, लेक्चर 208, चैप्टर 9, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। सो हम सबसे पहले ट्रेडर्स की ही बात कर रहे हैं। सो जब चैप्टर चालू किया हमने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की बात की, जो कि चैप्टर 8 में पढ़ के आए हैं। सो उसके बाउल्स, प्लेट्स, उसकी कारीगरी से ये दो चीज़ें बनती हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं। सो कैसे ये चीज़ें यहाँ पहुँची होंगी जहाँ पे हैं? सो ट्रेडर्स, फिर हमने आंसर किया ट्रेडर्स के थ्रू पहुँची होंगी। फिर हमने पढ़ा कि जो साउथ इंडिया है वो बहुत ज़्यादा फेमस था गोल्ड, स्पाइसेस, पेपर और बाकी प्रेशियस स्टोन्स के लिए। सो पेपर जो था वो बहुत ही वैल्यूएबल था रोमन अम्पायर में, सो इसलिए उसे ब्लैक गोल्ड भी कहा गया है। सो जो ट्रेडर्स होते थे इन सामान को रोम की तरफ ले जाते थे शिप्स में। सो कारवां में, मतलब एक ग्रुप में ले जाते थे। फिर हमने पढ़ा कि जो ट्रेडर्स थे वो नए नए सी रूट्स एक्सप्लोर करते रहते थे, ढूंढते रहते थे, और कुछ थे कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करते थे, तो मॉनसून विंड का उनको फ़ायदा मिलता था। सो तुरंत जो है बड़ी बड़ी सी क्रॉस कर जाते थे। तो अगर उन्हें वेस्टर्न कोस्ट पहुंचना हो सब कॉन्टिनेंट का, ईस्ट अफ्रीका से, तो वो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड से चलते थे। जो स्ट्रॉन्ग शिप्स थी वही इन बड़ी बड़ी जर्नीज में टिक पाती थी। फिर नए नए राज्य स्थापित हुए इनके कोस्ट में। सो जो रिवर वैलीज थी, जो कावेरी है साउथ में सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। फिर मवंडर करके एक वर्ड आया, मवंडर 3 चीफ को कहा जाता था, 3 चीफ्स को साथ में। कौन कौन से? चोलास, चेरास और पंड्यास। सो ये जो तीनों चीफ्स थे सबके 2-2 सेंटर थे। तो इनमें से 2 बहुत इम्पॉर्टेंट थे 6 में से, पुहार या कावेरी पट्टनम
पोर्ट ऑफ चोलास एंड मदुराई, ठीक है। सो पुहार या कावेरीपट्टनम एंड मदुराई, सो ये दो फेमस थे। पुहार या कावेरीपट्टनम, मतलब पुहार बोलो या कावेरीपट्टनम बोलो, और दूसरा नाम क्या है, मदुराई। सो पुहार और मदुराई। सो पुहार किसका था, वो चोलास का पोर्ट था, चोलास का बंदरगाह था, और पांडव और मदुराई क्या था, पंड्यास का कैपिटल था। तो ये दो सेंटर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, इन 6 चीफ्स के। जो चीफ थे रेगुलर टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे, गिफ्ट लेते थे, और काफ़ी पोइट्स ने बहुत तारीफ़ें लिखी हैं इन चीफ्स की, क्योंकि इनको बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे इन चीफ्स से। फिर हमने पढ़ा कि 200 साल बाद तकरीबन एक डायनेस्टी सतवाहंस बहुत ज़्यादा फेमस हुई। सतवाहंस का जो रूलर था उसका नाम था श्री सतकर्णी, उसकी मदर का नाम था गौतमी बालाश्री। और सतवन रूलर्स ने इन्हें दक्षिणा पंथ कहा गया। दक्षिणा पंथ मतलब जो रूट है जो साउथ की तरफ ले जाए, ठीक है। और इस दक्षिणा पथ पूरे साउथ रीजन के लिए भी वर्ड यूज किया गया है। सो ये लोग अपनी आर्मी भेजा करते थे ईस्ट, वेस्ट और साउथ कोस्ट में। अब सिल्क बहुत ज़्यादा महंगा कपड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है इसको बनाना, कोकून्स से बनता है। सो चाइना में सबसे पहले डेवलप हुआ था। सो जो राजा हैं वो कंट्रोल करने लगे सिल्क रूट को। सबसे ज़्यादा फेमस है कुशानास ने बहुत कंट्रोल किया सिल्क रूट को। और कुशानास थे वो गोल्ड कॉइन्स भी चलाते थे ट्रेडर्स के साथ, ठीक है। सो पेज नंबर 95 पे हम एंड करते हैं। आपको ये सारे पेजेस पढ़ने हैं, पेज 91, 92, 93, 94, ठीक है, ये 4 पेजेस पढ़ने हैं। एंड यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग, ठीक है। डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।